हेलो जिक्स, कैसे हैं आप सब। आज एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट एपिसोड के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान और रशिया के ताल्लुकात के बारे में। बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो होने वाली है ये। जैसा कि हम सबको पता है कि रशिया के फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान में तशरीफ लाए हैं तकरीबन एक डेकेड के बाद, और ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। हम बात करेंगे दोनों ममालिक के दरमियान जो ताल्लुकात हैं उनकी थोड़ी सी हिस्ट्री, मौजूदा सूरत हाल क्या है और चेंज होते हुए जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स। इस चेंजिंग एनवायरनमेंट में ये दोनों ममालिक कहाँ पर खड़े हैं एक दूसरे के लिए, किस किस्म के रिलेशंस हैं दोनों में, और रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान में तशरीफ लाए हैं इसके पीछे सूरत हाल है क्या, बैक एंड पर पक क्या रहा है। कुछ पुरानी पार्टनरशिप्स और नई दोस्तियों का अहवाल जानेंगे हम। इसमें हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान, रशिया, चाइना, इंडिया और यूएस के दरमियान जो एक खिचड़ी पक रही है। तो इंशाल्लाह आज की ये वीडियो काफ़ी डिटेल्ड होगी, काफ़ी ज़्यादा स्टडी की है इस हवाले से, और इस वीडियो के एंड तक मुझे उम्मीद है कि आपको दोनों ममालिक के दरमियान जो ताल्लुकात हैं उनकी कंप्लीट डायनामिक्स की समझ लग जाएगी। इस वीडियो में हम कुछ फैक्टर्स डिस्कस करेंगे जो पाकिस्तान और रशिया के रिलेशनशिप को डिफाइन करते हैं। हर फैक्टर अपने अंदर एक अलहदा टॉपिक है, लेकिन हम इसको ब्रीफली डिस्कस करते जाएंगे। और इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट जो डेवलपमेंट्स हुई हैं पिछले 10 सालों में पाकिस्तान और रशिया के दरमियान, उनको भी डिस्कस करेंगे। तो क्विक हिस्ट्री की बात करें तो 47 के बाद हमने देखा कि भारत सोवियत यूनियन के करीब हुआ और पाकिस्तान ने अमेरिकन कैंप में शमूलियत को तरजीह दी। यहाँ से हमने देखा कि किस तरह सुपर पावर्स ने पाकिस्तान और इंडिया को अपने अपने मकासद के लिए यूज़ किया। डिफरेंट जंगों में भी हमने देखा कि भारत को क्लियर सपोर्ट मिली सोवियत यूनियन की जानिब से। पाकिस्तान के साथ जब भी जंग होती थी तो बड़ा असलहा आया करता था भारत के लिए, और वैसे भी भारत हमेशा से एक बहुत बड़ा ख़रीदार रहा है रशियन असलहे का, और ये सोवियत दौर से ही चलता आ रहा है। एक बहुत अहम डिफेंस पार्टनर था भारत सोवियत यूनियन का, और इसी तरह हमारी जो दोस्तियां थीं वो यूएस के साथ थीं। इसी तरह वक्त गुजरता गया, 80s आया, सोवियत यूनियन ने अफ़गानिस्तान में इन्वेजन कर दी, और इस इन्वेजन का मिलकर मुकाबला किया पाकिस्तानी ISI और अमेरिकन CIA ने, और इनको सपोर्ट हासिल थी अफ़गान मुजाहिदीन और सऊदी पैसे की। इन सब ने मिलकर उस वक़्त दुनिया की जो सबसे पावरफुल मिलिट्री फोर्स थी सोवियत यूनियन की, उसको तबाह कर दिया। और उसके बाद हमने देखा कि उनको इतना बड़ा नुकसान हुआ कि वो मुल्क ही तकसीम हो गया रशिया। और रशिया अभी भी, अगर हम बात करें तो तकसीम होने के बाद भी अभी भी दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है रकबे के लिहाज से। मतलब उसकी इंपॉर्टेंस कम नहीं हुई, कहने का मकसद ये है। लेकिन उसके टूटने के बाद हमने देखा कि जो दोस्तियां थी ना वो काफ़ी हद तक चेंज होगी, पूरा सीन ही उल्ट हो गया। हमने देखा 90s के बाद जब ये सारा मामला ख़त्म हुआ, अफ़गान जंग ख़त्म हुई, सोवियत यूनियन टूटी, उसके बाद हमने देखा कि इंडिया और चाइना का राइज शुरू हुआ। ये दोनों ग्लोबल मार्केट में आए, और इंडिया के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स को एक बहुत बड़ी मार्केट नज़र आई, पोटेंशियल नज़र आया, और अमेरिका ने प्रेफर किया कि वो अब अपनी दोस्तियां इंडिया के साथ बढ़ाएगा। चाइना के राइज को शायद उन्होंने पहले से ही भांप लिया था, तो उन्होंने सोचा कि इंडिया उसको अच्छा काउंटर बैलेंस कर सकता है, और वही दौर था जब हमने देखा कि पाकिस्तान और यूएस के दरमियान जो ताल्लुकात हैं उनमें दरारें पड़ना शुरू हो गई, और इसको हमने इस वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था। फिर आ जाता है 9/11 के बाद एक बार फिर हमें मजबूरन अमेरिका का साथ देना पड़ा वॉर ऑन टेरर में। हमें बड़ी बड़ी धमकियां भी मौसूल हुई थी, लिहाजा हमने अमेरिका की जो जंग थी उसमें हम शामिल हो गए अफगानिस्तान में। इस नए सदी के आगाज़ में जैसे जैसे पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात कमज़ोर हो रहे थे, वैसे ही रशिया और पाकिस्तान के दरमियान जो कुर्बतें थीं वो बढ़ने लगीं। पाकिस्तानी पॉलिसी मेकर्स ने शायद पहले ही एंटिसिपेट कर लिया था कि अब अमेरिका बादर की जो दोस्ती है ना वो इतनी फ्रूटफुल नहीं रहेगी फ्यूचर में। लिहाजा इस सदी के आगाज़ से ही हमने बड़ा काम शुरू कर दिया कि किस तरह रशिया और चाइना से ताल्लुकात उनको नेक्स्ट लेवल पर लेके जाया जाए। सोवियत यूनियन से तो ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा उनको गुस्सा था हमारे पर, हमने उनका मुल्क तोड़ने में मदद की थी अमेरिकन की, डायरेक्टली हमारा हाथ था, तो काफ़ी अरसा लगा इसको, काफ़ी कोशिशें की नवाज शरीफ हुकूमत ने, मुशर्रफ दौर में आसिफ जरदारी की हुकूमत ने, हर गवर्नमेंट में हमने देखा कि काफ़ी कोशिशें की गई कि रशिया के करीब हुआ जाए। उस वक़्त तक रशिया को पाकिस्तान में इतना पोटेंशियल नज़र नहीं आ रहा था, उसने इंडिया को ही प्रेफर किया काफ़ी हद तक। फिर कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हुई जिनकी वजह से रशिया मजबूर हुआ ये सोचने पर कि यार पाकिस्तान की यारी में भी बड़ा फ़ायदा है। और वो डेवलपमेंट्स क्या थी, आइए अब हम ज़रा वो डिस्कस करते हैं। तो जैसे मैंने पहले कहा कि पाकिस्तानी पॉलिसी मेकर्स ने सही एंटिसिपेट किया था कि अमेरिका बादर से हमारी यारी लंबी नहीं चलने वाली 9/11 के बाद।
और यही हुआ कि 10 साल बाद वो ताल्लुकात बहुत ही ख़राब हो गए। 2011 में कई ऐसे वाक़यात हुए पाकिस्तान और अमेरिका बहादुर के दरमियान के बहुत ही ज़्यादा नाखुशगवार वाक़यात हुए। आप देखें रेड की इन्होंने एबटाबाद में, रेमंड डेविस का वाक़या, वो हमारे बंदे मारकर किस तरह अमेरिका उसको भगा कर ले गया। और फिर सलाला पर उन्होंने हमारी पाक फ़ौज की एक चेक पोस्ट पर हमला किया। उसके बाद हमने नेटो की सप्लाई लाइन बंद कर दी। 7 माह लगे अमेरिकन को माफ़ी मांगने में और फिर हमने जाके खोली। 2011 में हमारे पॉलिसी मेकर्स सोचने पर मजबूर हुए कि यार ये किस तरफ हम जा रहे हैं, ये कैसा दोस्त है कि हमें मारता भी रहता है और हम इसके लिए अपनी जानें भी ज़ाया कर रहे हैं। तो वो ये टाइम था जब सारी शिफ्ट शुरू हुई है। CPEC 2015 में शुरू हुआ है, लेकिन रशिया से यारी की बातें बैकड्रॉप पे वो 2011 से शुरू हो गई थी। अब यहाँ पर ज़रूरत तो पेश आई पाकिस्तान को कि वो दूसरी तरफ देखे कि दूसरी जो पावर कॉरिडोर्स हैं उनकी तरफ जाए। रशिया को कैसे ज़रूरत फील हुई? तो आप कह सकते हैं कि 2011-12 वो टाइम था जब पाकिस्तान और रशिया के दरमियान जो स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात थे उनका आगाज़ हुआ। आप कह सकते हैं कि सोवियत यूनियन के दौर के बाद एक बहाली का आगाज़ हुआ और इसका दुनिया को भी नहीं पता चला। दुनिया को भी कई 2-3 साल बाद पता चला कि ये तो बड़े बड़े प्लान कर रहे हैं पर्दे के पीछे बैठकर। 2013 में आगाज़ होता है पाकिस्तान और रशिया के स्ट्रेटेजिक डायलॉग्स का। अब ये सब कुछ महज एक इत्तेफाक था या अमेरिका बहादुर का हॉस्टाइल एटीट्यूड पाकिस्तान की तरफ? आइए ज़रा उन फैक्टर्स पर नज़र डालते हैं जो पाकिस्तान और रशिया को करीब लाए। अफगानिस्तान ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से पाकिस्तान और रशिया एक दूसरे के करीब आए हैं। इस वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि अमेरिकन ने 2010-11 में ही सोचना शुरू कर दिया था कि अफगानिस्तान से निकला जाए। उस वक्त रशिया ने ये अपॉर्चुनिटी इस पर गौर करना शुरू किया कि एक सुपर पावर जा रही है तो हम इस इलाके पर कैसे अपना इन्फ्लुएंस कायम रखें। सुपर पावर्स का हम सबको पता है, उनको बड़ा शौक होता है अपनी हेजिमनी कायम करने का। ये एक इंसानी नेचर है, जो भी सुपर पावर होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्फ्लुएंस चाहती है इस ज़मीन पर कि उनका ज़्यादा रहे असर व रसूख, ताकि उनको सुपर पावर कहा जा सके। ये एक नशा है, ये एक इंसानी फितरत में नशा है हुकूमत करने का, पावर का। तो इसमें हम देखते हैं कि हमेशा जंगें फिर होती हैं इसी वजह से, अमेरिका और रशिया की भी और अब आजकल जिसे हम कह सकते हैं कि चाइना और अमेरिका के दरमियान एक नई कोल्ड वॉर का आगाज़ है। तो जैसे ही रशियंस को ये आइडिया हुआ कि अमेरिकन यहाँ से भागने का सोच रहे हैं, हम अपना स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस कैसे यहाँ पर कायम रख सकते हैं, तो इसके लिए इनको जो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट एंटिटी नज़र आई वो थी पाकिस्तान। पाकिस्तान और रशिया के दरमियान हमेशा से इख्तिलाफ रहा था तालिबान के मामले पर। जो वो जिस ग्रुप को सपोर्ट करते थे उसका नाम था नॉर्दर्न अलायंस। नॉर्दर्न अलायंस को इंडिया भी सपोर्ट करता था, रशिया भी करता था, जबकि पाकिस्तान और अमेरिका तालिबान को सपोर्ट करते थे। तो नॉर्दर्न अलायंस का उनसे एक नेचुरल अलायंस था, क्योंकि वो रशिया के जो कंट्रीज थे, ये सारे जो बाद में ये उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान वगैरह, ताजिकिस्तान, ये उसके करीब थे उन इलाकों के। या आप मैप पर भी देख सकते हैं कि अफगानिस्तान के जो शुमाली इलाके हैं, नॉर्दर्न इलाके, वो उन कंट्रीज के करीब थे। तो रशिया की उनसे दोस्ती हो गई। लेकिन 9/11 के बाद चीजें काफी ज्यादा उल्ट हुई। इसी नॉर्दर्न अलायंस के साथ अमेरिका मिल गया तालिबान को मारने के लिए, और आहिस्ता आहिस्ता रशियंस ने यह समझा कि तालिबान बड़ी एक इंपॉर्टेंट एंटिटी है जिसके वो हमेशा से दुश्मन रहे थे। रशियंस ने ये तकरीबन 2011-12 में समझ लिया कि ये कितनी इंपॉर्टेंट एंटिटी है तालिबान, और पाकिस्तान का असर व रसूख कितना ज़्यादा है अफगानिस्तान में। इसलिए उन्होंने अपना लेवरेज कायम करने के लिए पाकिस्तान से दोस्ती की राह हमवार की रशियंस ने। और इंटरेस्टिंगली अमेरिका बहादुर के जो 80s के हीरोज थे तालिबान, वो उनके लिए दहशतगर्द बन गए। अब 2001 से 10 तक जब अमेरिका बहादुर ने उनसे मार खाई और जाने का सोचना शुरू किया, तो रशिया ने वहां पर एक अपॉर्चुनिटी देखी। तो आप कह सकते हैं कि ये 2011-12 कुदरत की सारी फोर्सेस इस तरह उन्होंने प्ले किया कि पाकिस्तान और रशिया करीब आ गए। पाकिस्तान अमेरिका बहादुर से तंग आ गया और रशिया को ज़रूरत थी अफगानिस्तान में इन्फ्लुएंस की। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो दोनों मुल्कों की कुर्बत का बाइस बना। रशिया ने एक तो बड़े अच्छे तरीके से भांपा पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस, तालिबान की वहाँ पर पावर, और अमेरिका बहादुर का कमज़ोर होता हुआ असर व रसूख, लिहाजा बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने उसको कैश करने का सोचा। और रशिया ने जो उस वक्त भांपा था 2011-12 में, जो एंटीसिपेट किया था उन्होंने, आज वो चीज़ उनको फ़ायदा दे रही है। और आज हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान, चाइना और रशिया की जो अफगानिस्तान से रिलेटेड अप्रोच है वो काफ़ी हद तक सिमिलर है। इसी वजह से हम देखते हैं कि अमेरिका में जो पेंटागन है वो अभी फोर्सेस को निकालने के लिए तैयार नहीं है, और वो प्रेसिडेंट्स को और US
यूएस एडमिनिस्ट्रेशन को समझाते हैं कि भाई जी हमारा फिर टोटली वहाँ पर ख़त्म हो जाएगा, वहाँ पर फिर दूसरी पावर्स आ जाएंगी, रशिया आ जाएगा, चाइना आ जाएगा, तो हमें वहाँ पर अपनी प्रेजेंस कायम रखनी चाहिए। ये अमेरिका के डिफेंस हल्कों का एक बहुत बड़ा कंसर्न है, जो नहीं चाहते कि वहाँ से फौजी इनखला कंप्लीट हो जाए। यही वजह है इसकी, क्योंकि रशिया नज़रें जमाए बैठा है। मतलब अगर इसको कूजे में बंद करना चाहें तो रशिया पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस यूज़ करके अपना फेयर शेयर अफगानिस्तान में हासिल करना चाह रहा है। अभी पिछले दिनों रशिया ने एक कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की अफगानिस्तान में अमन के हवाले से। उसमें रशिया, अमेरिका, चाइना और पाकिस्तान और ईरान भी किसी हद तक इन्वॉल्व था, लेकिन भारत को उसमें मदऊ नहीं किया गया। क्यों नहीं भारत को इसमें इनवाइट किया गया? इसमें कई रीजंस हैं। भारत के जो बढ़ते हुए इख्तिलाफात हैं रशिया से, वो हम अभी आगे जाकर डिस्कस करेंगे। तो जैसे जैसे पाकिस्तान और रशिया के हालात बेहतर होना शुरू हुए, स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात की बहाली का आगाज़ हुआ, तो 2014 में उन्होंने पाकिस्तान पर एक पाबंदी लगाई हुई थी उससे पहले कि वो असलहा नहीं बेच सकते पाकिस्तान को। उस पाबंदी को भी हटा लिया और उसके बाद हमने देखा कि पाकिस्तान ने रशिया से भी असलहा खरीदना शुरू कर दिया। MI-35 अटैक हेलीकॉप्टर्स का मुआहदा भी हो चुका है रशिया के साथ। इसके अलावा दूसरी भी कई चीज़ें हैं। आपके JF-17 थंडर का जो इंजन है वो भी रशियन मेड है, जो पहले 2 ब्लॉक्स का है। और ये हम सबको पता है कि रशियंस अभी भी दुनिया के बेहतरीन असलहा साज हैं, इसलिए पूरी दुनिया उनसे असलहा खरीद रही है। तो पाकिस्तान भी अब उस लाइन में खड़ा हो गया है, जो कि पहले नहीं था पाकिस्तान। इसके अलावा पाकिस्तान रशिया से एंटी टैंक और एयर डिफेंस सिस्टम खरीद रहा है। आप दोजों की भी बातें हो रही हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर्स की भी पाकिस्तान अभी सोच रहा है, फिजिबिलिटी बना रहा है कि किस मुल्क से खरीदा जाए। 2016 की ये तारीखी पिक्चर आप देखें, ये जब रशियन फोर्सेस 40 साल बाद उन्होंने पाकिस्तान की लैंड पर कदम रखा था। ये एक लैंडमार्क, ये एक पैराडाइम शिफ्ट पिक्चर है, मतलब हिस्ट्री में एक नया बाब। ये एक तारीखी पिक्चर है जब रशियन फोर्सेस आई थी 2016 में पाकिस्तान में, और ये ऐलान था पाकिस्तान और रशिया की जानिब से कि अब हमारा जो मिलिट्री कोऑपरेशन है वो बढ़ेगा। इसमें पाकिस्तान के जो SSG कमांडोज थे उन्होंने रशियन कमांडोज के साथ जॉइंट एक्सरसाइजेज की थी, एंटी टेरर ड्रिल। और मज़े की बात यह है कि ये 2016 में जो उड़ी अटैक हुए थे ना, जो इंडिया ने हम पर इल्ज़ाम लगाया था, तो इसके ये 6 दिन बाद स्टार्ट हुई थी मशकें। इंडिया इतना ज़्यादा परेशान हुआ कि इंडिया ने बाकायदा ऑफिशियल रिक्वेस्ट की रशिया से कि आप इस मशकों को कंडक्ट ना करें पाकिस्तान में। रशिया ने इनकी कोई बात नहीं सुनी। मतलब बाकायदा इंडिया ने प्रॉपर वहां पर अपनी मायूसी का इजहार किया कि एक ही हो गया साढ़े नाल। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि डिफेंस कोऑपरेशन, मिलिट्री टू मिलिट्री कोऑपरेशन पाकिस्तान और रशिया के दरमियान बड़ा ही है, कम नहीं हुआ वो। मतलब अब मशकें रेगुलरली हो रही हैं दोनों फोर्सेस के दरमियान। जिस तरह ये एक बड़ी हिस्टोरिकल पिक्चर थी कि रशियन फोर्सेस ने पाकिस्तान की सरजमीन पर कदम रखा था तकरीबन 40-50 साल बाद, इसी तरह ये भी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो थी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में, जिसमें हमने देखा कि खान और पुतिन की क्विक केमिस्ट्री, जिससे पूरी दुनिया बहुत ज़्यादा इंप्रेस हुई। और उसमें देखा कि कांस्टेंट गप्पे लग रही हैं इमरान खान और रशिया के प्रेसिडेंट के दरमियान। और मोदी साहब को भी दुनिया ने देखा कि वो साइड पर बैठे हुए हैं अकेले और किसी से बातचीत नहीं कर रहे। वो बड़ी ज़बरदस्त, मतलब वो बहुत ही कमाल वो वीडियो थी, जिसमें पता लगा कि कितनी ज़्यादा जैसे कोई 2 पुराने पार्टनर मिल गए हैं और फ्यूचर की बातें कर रहे हैं। वो कांस्टेंट वो बातें कर रहे थे। तो इसमें कोई शक नहीं है कि ऑप्टिक्स डज मैटर। सामने नज़र आने वाली चीज़ें हैं वो भी काफ़ी हद तक मैटर करती हैं। वो आपको बताती हैं कि बेसिकली चीज़ें किस तरफ जा रही हैं। 2019 में एक और बहुत ज़बरदस्त डेवलपमेंट हुई इमरान खान की गवर्नमेंट के अंडर के, एक पुराना सोवियत एरा का हमने जो ट्रेड डिस्प्यूट था रशिया के साथ, वो रिजॉल्व किया। उस ट्रेड डिस्प्यूट से पहले क्या था कि रशिया पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता था, तो अब उनकी इन्वेस्टमेंट की भी राहें हमवार हो गई हैं और अब बातचीत चल रही है कि गैस के शोबे में रशिया तकरीबन $9 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करेगा पाकिस्तान में। मतलब कई आप देख रहे हैं इशू रिजॉल्व हो रहे हैं। अब वो असलहा भी बेच सकते हैं जो पहले नहीं बेच सकते थे। अब ट्रेड की भी राहें हमवार हो गई हैं। इन्वेस्टमेंट की जो राहें पहले बंद थी वो 2019 में उसकी राह हमवार हुई है। अब ये जो $9 बिलियन का सरमायाकार, ये इसमें जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है एक गैस पाइपलाइन का प्रोजेक्ट है, जो कि कसूर से कराची तक बिछाई जाएगी। 1100 किलोमीटर लंबी एक पाइपलाइन होगी, जो पाकिस्तान में जो कमी है गैस की, जो बढ़ती हुई डिमांड है उसको पूरा करने के लिए। पाकिस्तान इस वक्त इधर उधर देख रहा है क्योंकि हमारी डिमांड बहुत ज़्यादा होगी, ये सप्लाई में थोड़ा इशू आ रहा है। तो रशिया इस हवाले से मैदान में आ गया है और वो पाकिस्तान की मदद करने को तैयार है। ये जो पूरा प्रोजेक्ट है इसका पुराना नाम था नॉर्थ साउथ पाइपलाइन प्रोजेक्ट।
अब इसका नाम शायद चेंज करके पाकिस्तान गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट रख दिया है। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त प्रोजेक्ट होगा जो पाकिस्तान, ये जो पूरा एरिया होगा आपका मेन लैंड पाकिस्तान की, जो कसूर से लेकर कराची तक है, इसमें सारे बड़े शहर कवर होंगे। गैस की जो कमी है उसको पूरा किया जाएगा। इससे पहले रशिया ने स्टील मिल लगाई थी भुट्टो के दौर में। भुट्टो भी काफ़ी हद तक क्लोज थे रशिया के, क्योंकि उनकी भी सोशलिस्ट टेंडेंसीज थी। तो वो वाहिद दौर था पाकिस्तान का जब बहुत ज़्यादा क्लोज था पाकिस्तान सोवियत यूनियन के। उस दौर में रशिया ने एक मैसिव इन्वेस्टमेंट की थी स्टील मिल्स में। अब तो खैर स्टील मिल का हमने कबाड़ा कर दिया है। अब ये दूसरी बड़ी इन्वेस्टमेंट होगी, ये जो गैस पाइपलाइन का प्रोजेक्ट है। इसके अलावा रशिया और पाकिस्तान चाइना का जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, दोनों इसका पार्ट हैं और दोनों इसके पहले मेंबर्स हैं। मतलब रशिया चाइना को मदद करता है कि चाइना कनेक्ट करे यूरोप तक रशिया की ज़मीन को यूज़ करके, और हम चाइना की मदद किस तरह करते हैं, एक ऑल्टरनेट रूट प्रोवाइड करते हैं चाइना को ताकि वो अफ्रीका और मिडिल ईस्ट तक बाआसानी कनेक्ट कर सके पाकिस्तान के रास्ते। तो BRI में दोनों ममालिक की शमूलियत, पाकिस्तान, चाइना और रशिया के जो शेयर्ड गोल्स हैं, जो शेयर्ड विजन है, उसकी अक्कासी करता है। ये बहुत ज़रूरी है इसको समझना। मैं ज़रा इसको आगे भी डिफाइन करता हूँ। ये कोई छोटी चीज़ नहीं है। ये सबसे ये वो फैक्टर है जिसकी वजह से अमेरिका बहादुर बहुत ज़्यादा परेशान है। और हम देख रहे हैं कि आजकल वो कई चीज़ों में पाकिस्तान को इनवाइट नहीं कर रहा है, पाकिस्तान को स्नब किया जा रहा है अमेरिका की तरफ से। वो यही रीज़न है कि उसके जो दो राइवल कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान अब उनकी तरफ जा रहा है। और पाकिस्तान किसी दुश्मनी में नहीं जा रहा। पाकिस्तान ने कई बार एक्सप्लेन किया हुआ है कि हम सिर्फ ये अपने मकासद के लिए जा रहे हैं और हम इसमें कोई अमेरिका से दुश्मनी नहीं चाहते। इसी तरह रशिया को पाकिस्तान ने अपनी जो गवादर पोर्ट है उसको भी इस्तेमाल करने की ऑफर कर दी है। इससे क्या होगा कि रशिया को एक शॉर्टर रूट मिलेगा, इवन वो इंडिया तक भी अपनी एक्सपोर्ट्स कर सकता है। और दूसरा जो मिडिल ईस्ट है और ईस्ट अफ्रीका और साउथ अफ्रीका के जो कंट्रीज हैं उनको कनेक्ट करने के लिए ये एक बेहतर रास्ता हो सकता है गवादर वाला। तो बेसिकली तीनों कंट्रीज, चाइना, पाकिस्तान और रशिया, तीनों कंट्रीज का एक ही गोल है, वो है कनेक्टिविटी, ट्रेड और किस तरह रीजनल स्टेबिलिटी के साथ एक दूसरे को फायदा पहुंचाया जाए। रशिया और चाइना की जो मैसिव प्रोडक्शन है, मतलब रशिया की डिफेंस प्रोडक्शन और चाइना की जो इतनी ज़्यादा आपकी प्रोडक्शन है, किस तरह दूर दराज मार्केट्स में उनकी मसनूआत को फैलाया जाए, पहुंचाया जाए बजरिया पाकिस्तान। पाकिस्तान की जो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वो पाकिस्तान को इस हवाले से बहुत बड़ा एज प्रोवाइड करती है कि रशिया और चाइना दो सुपर पावर्स को बहुत बड़ा फायदा दे सकता है पाकिस्तान। तो इसलिए तीनों ममालिक का जो कोऑपरेशन है वो फितरी है। गोल एक है, मंजिल एक है और रास्ता भी वाज़ेह है। अब इसमें एक फैक्टर इंडिया का भी है। जैसे ही 2016 में ऑफिशियली पाकिस्तान और रशिया एक दूसरे के करीब आना शुरू हुए, इंडिया में जो हल्के थे उनकी नींदें हराम हो गई। अब मिलिट्री एक्सरसाइजेज हो रही हैं, डिफेंस कॉपरेशन की बात हो रही है, एनर्जी, ट्रेड, कनेक्टिविटी, और इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर भारत के अपने फैसलों का भी है। नो डाउट भारत शुरू से सबसे बड़ा खरीदार रहा है रशिया के असलहे का, लेकिन अब भारत ने प्रेफर करना शुरू कर दिया है यूएस को और यूएस के पार्टनर्स को, जैसे कि यूके एंड फ्रांस। अभी भी रशिया उसका सबसे बड़ा डिफेंस पार्टनर है, लेकिन उसमें बहुत तेजी से कमी आ रही है और अब यूएस उसका दूसरा बड़ा ट्रेड पार्टनर बन चुका है, डिफेंस पार्टनर बन चुका है, जो सबसे ज्यादा असलहा इंडिया को बेच रहे हैं। तो असलहा बेचने में हम देख रहे हैं कि हमेशा से ही एक टसल रही है यूएस और रशिया की। इसके अलावा रशिया और इंडिया की एक और टसल भी है अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में सब ने तस्लीम कर लिया कि तालिबान एक बड़ी अहम, एक पावरफुल एंटिटी है। रशिया, मैंने जैसे पहले एक्सप्लेन किया, पहले नहीं मानता था, उनका नॉर्दर्न अलायंस के साथ अलायंस था, लेकिन अब तालिबान को उन्होंने हकीकत तस्लीम कर लिया। वो उनसे बातचीत कर रहे हैं, वो उनको अपने कंट्री में दावत दे रहे हैं। पाकिस्तान और रशिया का यहाँ पर एक और कॉमन एनिमी है, वो है दाइश। जबकि भारत साहब ये कहते हैं कि जी रशिया तालिबान से क्यों बात कर रहा है। तो इसी वजह से ये जो कॉन्फ्रेंस हुई थी मॉस्को में, तालिबान को इनवाइट किया था और बाकी प्लेयर्स को, इसमें भारत को इनवाइट नहीं किया। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। मतलब बाकी लोग दाइश को वहाँ पर एक बहुत बड़ा थ्रेट समझते हैं, इवन यूएस भी, लेकिन भारत कहता है कि जी तालिबान ज़्यादा बड़ा थ्रेट है। इसी वजह से हम देख रहे हैं कि भारत के जो इंटरेस्ट है वो अफगानिस्तान में बहुत तेज़ी से ख़त्म हो रहे हैं। इसके अलावा एक और बहुत बड़ा डिसएग्रीमेंट है दोनों ममालिक के दरमियान, रशिया और भारत के दरमियान, क्वाड का,
क्वाड का जो ग्रुप है उसमें इंडिया की इन्वॉल्वमेंट, उसमें रशिया काफ़ी ज़्यादा, वो इंडिया को डायरेक्टली तो नहीं उन्होंने कहा, लेकिन उन्होंने इस ग्रुप को एंटी चाइना करार दे दिया हुआ है। ऑब्वियसली उनकी यूएस से टसल है, तो वो कहते हैं कि यूएस की ये एग्रेसिव पॉलिसीज़ का नतीजा है ये क्वाड ग्रुप, जिसका भारत हिस्सा है। 20 सालों में पहली बार रशिया और इंडिया की समिट नहीं हुई। ये 20 सालों से हर साल ये कॉन्फ्रेंस होती थी, जिसमें जो हेड होता था इंडिया की तरफ से प्राइम मिनिस्टर और रशिया की तरफ से प्रेसिडेंट। तो कोविड का बहाना बना के इसको कैंसिल किया गया, जबकि बीच में कई कॉन्फ्रेंसेस इन्होंने वर्चुअली भी अटेंड किए हैं, मतलब ऑनलाइन किए हैं, लेकिन रशिया इस बार ऑनलाइन आने को भी नहीं माना। इससे क्लियर पता चल रहा है कि दोनों ममालिक के जो इख्तलाफात हैं जियो पॉलिटिक्स में, वो क्लियरली सामने आ चुके हैं। क्लियरली दोनों मुल्कों के जो गोल्स हैं जियो पॉलिटिक्स में वो अब अलाइन नहीं करते और इनकी राहें अब तेज़ी से जुदा हो रही हैं। और इसमें कई इंडियन एनालिस्ट हैं वो इस पे लिख चुके हैं, और ये जो पूरा टॉपिक है ये डेफिनेटली एक सेपरेट वीडियो डिजर्व करता है कि क्यों रशिया और इंडिया के दरमियान ताल्लुकात इतने ज़्यादा उसमें फासले आ रहे हैं। इसके अलावा रशिया की जो कॉन्टिन्यूस सपोर्ट है चाइना को, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस में हो, यानी कि पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली, मिलिटरीली, इनका डिफेंस कोऑपरेशन, इतने लार्ज स्केल पे जो इनका डिफेंस कोऑपरेशन अब बढ़ है चाइना के साथ, वो भी भारत के लिए सरदर्द है। रशिया की जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है ना, उसका कोई मुकाबला ही नहीं है। इनकी जो डिफेंस, इनकी जो, वो अमेरिका भी उसको देखता है कि यार ये क्या चीज़ बना देते हैं। तो उस हवाले से वो जो अपनी टेक्नोलॉजी है वो चाइना को दे रहा है रशिया। तो अब हम ये देख सकते हैं कि चाइना की एक मैसिव इकोनॉमिक पावर अब मिल रही है रशिया की ह्यूज मिलिट्री माइट से। तो इस वजह से इसने ना सिर्फ भारत की बल्कि अमेरिका की नींदें हराम की हुई हैं। इसीलिए ये बाइडेन साहब कहते हैं कि एक लाइक माइंडेड कंट्रीज का हम ग्रुप बना रहे हैं जो कि रशिया और चाइना को काउंटर करेगा। और उसमें क्वाड वो सबसे पहला ग्रुप है जिसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और अमेरिका शामिल हैं। रशिया के ये जो सारे इकदाम हैं भारत के लिए, ये एक इनडायरेक्ट मैसेज भी है इंडिया को कि आप अपने जो रीजन के मसाइल है ना, आप उनको बाहर उठा कर ले जाते हैं। ये उन्होंने एक पॉलिसी स्टेटमेंट दिया है पुतिन ने कि रीजन के मसाइल रीजन में ही हल होंगे। लेकिन भारत यहाँ पर क्या कर रहा है, हम कई वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं और आज भी ये बिल्कुल उस पर फिट बैठ रही है कि भारत 7 समंदर पार एक जो मुल्क है उसके तहफ़्फ़ुज़ात पूरे करने के लिए बैठा हुआ है, और उसकी वजह से वो अपने हमसायों से और अपने जो पुराने पार्टनर्स थे उनसे बिगाड़ है। इसीलिए ये हम पिछले 1 साल से बता रहे हैं कि जियो स्ट्रेटेजिकली भारत को कितने सेटबैक्स मिल चुके हैं इन्हीं पॉलिसीज की वजह से। तो इसीलिए रशिया भी ये देखता है कि भारत का ये जो रवैया है कि वो अपने नेबर्स और पुराने पार्टनर्स को छोड़ के अमेरिका बादर के तहफ़्फ़ुज़ात पूरे करने के लिए निकला हुआ है, तो फिर रशियंस का भी रिस्पॉन्स आता है। अब इसमें फाइनल रिमार्क्स यही हैं कि इस वक्त क्लियरली पाकिस्तान, रशिया और चाइना का एक अलायंस हमें इमर्ज होता हुआ नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से भारत और अमेरिका दोनों सख्त परेशान हैं। अमेरिका के लिए ये सबसे बड़ी सरदर्द है और भारत के लिए इवेंचुअली मुश्किलात का सबब बनेगा, क्योंकि भारत इस रीजन का हिस्सा है। और ये जो तीनों कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान, रशिया और चाइना, इनके जो मफादात हैं ये डिफरेंट डोमेन्स में एक ही हैं, चाहे वो अफ़गानिस्तान हो, चाहे वो स्ट्रेटेजिकली हो, चाहे वो जियो पॉलिटिक्स, आपकी ट्रेड, आपकी कनेक्टिविटी और डिफेंस कोऑपरेशन। यहाँ पर इनके जो मफादात हैं वो कन्वर्ज कर रहे हैं। और ये जो कोऑपरेशन है इस पर यूएस थिंक टैंक्स भी बहस करते रहते हैं और काफ़ी ज़्यादा वो क्लियरली परेशान नज़र आ रहे हैं। और ये यूनाइटेड स्टेट्स के लिए भी एक क्लियर मैसेज है कि अब दुनिया यूनिपोलर नहीं रहेगी। ताकत का जो मरकज़ है वो अब एक नहीं रहेगा, जिसको अमेरिका समझता था कि हम ही सिर्फ एक ताकत का मरकज़ है पूरी दुनिया में। अब दुनिया में जो ताकत के मरकज़ होंगे वो मल्टीपल होंगे, मतलब मल्टीपोलर वर्ल्ड होगी। इसमें सिर्फ ये नहीं होगा कि एक ही कंट्री की मर्जी चलेगी। और इस वक्त जो हम टेंडेंसी देख रहे हैं कि रीजन वाइज अब यहाँ पर पावर कॉरिडोर्स बनेंगे, हर रीजन का अपना होगा, यानी ताकत के कई मराकिज होंगे। हर मरकज़ अपने रीजन से ही ताकत हासिल करेगा और अपने रीजन को ही ताकत प्रोवाइड करेगा। हमारे रीजन के जो अब मसाइल हैं वो रीजन में ही हल होंगे, मिलकर, कोऑपरेशन के साथ, ट्रेड के साथ, कनेक्टिविटी के साथ। इसमें अब शायद ये रूम नहीं रहा कि कोई 7 समंदर पार से कोई सो कॉल्ड सुपर पावर आएगी और वो हमें डिक्टेट करेगी। अब ताकत का सरचश्मा रीजन में मौजूद होगा, जिससे आपको पहले डील करना पड़ेगा अगर आप उस रीजन में आना चाहते हैं बाहर से। चाइना, पाकिस्तान, रशिया, ईरान, सेंट्रल एशिया एंड अफगानिस्तान, इन सब ममालिक के दरमियान जो कनेक्टिविटी है, तिजारती राहदारी हैं, इन मुल्कों को ही फ़ायदा देंगी। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके ख्याल में इस पूरे प्लान को, ये रीजनल कनेक्टिविटी, ये जो हमारे रीजन में है, इसको मटीरियलाइज करने में कितना अरसा लगेगा कि जब ये फुली फंक्शनल हो जाएंगी? 10 साल, 20 साल या फिर 50 साल?
कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।